प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, बीएससी बीएड, बीए बीएड, इंटीग्रेटेड फोर्थ ईयर निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं केपी शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। साथ में आज मेरा जो प्रश्न पत्र द्वितीय है, समावेशी विद्यालय बनाना, समावेशी विद्यालय बनाना, इसके अंतर्गत जो आज मेरा प्रकरण है वो 56वां प्रकरण है। आईसीटी का अर्थ, लाभ एवं हानि व उपयोगिता कि इसका क्या तो अर्थ है, क्या लाभ है और क्या इससे उपयोगिता है, हानि है इससे, इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। प्रकरण जरूर बड़ा है। अब इसमें आईसीटी जो ये है, इसमें सूचना और संप्रेषण तकनीकी से मतलब है इसका, सूचना एवं जो तकनीकी है संप्रेषण, इसका विकास व उपयोगिता से इसका संबंध है। तो इसमें देखिए संचार के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में? संचार के क्षेत्र में। संचार का मतलब होता है अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को दूसरे के सामने प्रकट करना और प्रकट करने के साथ में उसको दूर तक भेजना, दूर तक प्रकट करना, एक स्थान से दूसरे दूर दराज तक स्थान तक अपनी बातों को, अपने मन के विचारों को उनको प्रेषित करना, उनको भेजना ही संचार है। अब संचार में मौखिक, लिखित, उसके बाद में कई ऐसे संचार हैं जिनमें संचार का मतलब ये भी है आमने सामने बैठ करके भी है। इसके 3 चरण बताए गए हैं। तो सबसे पहले जो वर्तमान है इसको सूचना क्रांति युग भी कहा गया है। वर्तमान युग को सूचना क्रांति युग कहा गया है क्योंकि इसको परिभाषित किया गया है कि व्यवसाय और उद्योग धंधों में इसका जो संचार का जो उपयोग अधिकतर होता है वो व्यवसाय में, कितने उसके भाव हैं, क्या उसको बुक करवाना है, कितना उसको किस स्थिति में, कितने भाव में, कितने उसके, ये सब आदि जो बातें हैं वो व्यवसाय के अंदर, जो व्यापार के अंदर इंगित की गई हैं। संचार का महत्व इसमें बहुत अधिक है। उसके बाद देखिए उद्योग धंधों में भी इसका बहुत अधिक संचार का महत्व है। वाणिज्य में भी है। वाणिज्य में क्या है? जैसे वाणिज्य का तो तीनों का विकास, सबसे पहले व्यापार, व्यवसाय, उद्योग और वाणिज्य, इन तीनों में ही संचार का बहुत अधिक महत्व है। पुनः देखिए व्यवसाय, उद्योग धंधे और वाणिज्य, बैंकिंग वगैरह, कॉमर्शियल, इन सभी में संचार का बहुत ही अधिक महत्व है और इनका जो अंतर संबंध है वो बहुत ही घनिष्ठ है। तीनों का संचार का इन तीनों में बहुत ही अधिक गहरा संबंध है। इसके बाद में भी जैसे जैसे जो व्यावसायिक जगत का विकास होता है, जैसे जैसे ही व्यावसायिक जगत का विकास होता है, वैसे वैसे ही लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप जो संचार के माध्यम हैं, लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप, आवश्यकताओं के अनुरूप जो संचार के माध्यम हैं, उनमें नवीन स्वरूपों की खोज एवं उनका विस्तार होता रहता है। नवीन खोज और संचार के जो माध्यम हैं, आवश्यकता के अनुरूप, आवश्यकता के अनुरूप एवं उनकी उपभोग के लिए एवं उनके अनुरूप संचार के जो माध्यम है उनका नई नई खोज
एवं निरंतर उनका विकास होता है और होता रहा है। वर्तमान में जो व्यवसायिक विकास है, वर्तमान में जो व्यवसायिक जो विकास है वो संचार विकास एक दूसरे के पूरक हैं। व्यवसायिक विकास एवं संचार विकास दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के क्या हैं? पूरक, एक दूसरे पर आधारित हैं। तो 18वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में? 18वीं शताब्दी में के अंत में जो प्रत्यक्ष रूप से जो वार्ता होती थी, हस्तलिखित जो पत्र होते थे, उनके अंतर संचार जो पर्याप्त माने जाते थे 18वीं शताब्दी में। लेकिन जैसे ही 19वीं शताब्दी आई और 20वीं शताब्दी में, तो इनमें 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही बहुप्रतिलिपित उपकरण चल गए। बहुप्रतिलिपि मतलब एक दूसरे कई उसकी प्रतिलिपियां करना, और फोटोकॉपी वगैरह चल गई एक 19वीं शताब्दी में, इनके माध्यम से प्रेषित करना संचार। उसके बाद में रेडियो भी चल गया था 19वीं शताब्दी में, टेलीविजन भी चल गया था 19वीं शताब्दी में। और इनका जो ये संचार के साधन हैं, इनका प्रयोग होने लगा था। लेकिन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, ये तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में हो गया था, रेडियो, टेलीविजन, फोटोकॉपी और ये बहुप्रतिलिपियां, ये 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में हो गई थी। लेकिन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो संचार के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल एवं अन्य जो तकनीक हैं, एक नवीन युग का सूत्रपात हो गया। एक नवीन युग का सूत्रपात 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हो गया। इसमें देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और अन्य जो तकनीक हैं, उनका विकास हो गया था 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। इसलिए इसको नवीन युग का सूत्रपात कहा गया। इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक जो टाइपराइटर हैं, टेलेक्स हैं, ये वर्ड प्रोसेसर हैं, कंप्यूटर हैं, ऑफसेट आदि ने संचार को काफी शक्तिशाली, बहुत ही अधिक शक्तिशाली एवं तीव्र एवं महत्वपूर्ण बना दिया इन्होंने। तो इसको पुनः सुनिए, देखिए, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर, पहले वैसे टाइपराइटर थे 19वीं शताब्दी प्रारंभ में, तो वाणिज्य वगैरह। लेकिन टेलेक्स, वर्ड प्रोसेसर, उसके बाद में कंप्यूटर और ऑफसेट आदि ने संचार को काफी शक्तिशाली, बहुत ही अधिक शक्तिशाली बना दिया। और इसमें कंप्यूटर है, इंटरनेट है, उपग्रह, ये इंटरनेट वगैरह उपग्रह से संचार है आदि ने संचार की जो प्रभावी तकनीक है, इंटरनेट, उपग्रह वगैरह, ये संचार की क्या है? प्रभावी तकनीक है। और लोकप्रिय एवं दैनिक जीवन को इन्होंने अनिवार्यता में बना दिया है। आज देखिए मोबाइल का, चाहे खाना नहीं मिले, पानी नहीं मिले, लेकिन मोबाइल मिलना चाहिए। चाहे खाने में कुछ कमी है, लेकिन मोबाइल में, उसके बैलेंस में कोई कमी नहीं है। आजकल हर मजदूर, साइकिल वाला, दूध बेचने वाला, अरे भिखारी तक पर आजकल जन जन तक मोबाइल का उपयोग होने लगा है। जन जन तक, कोई कुछ ही दूर दराज में अछूते हैं, बाकी के संचार के क्षेत्र में अब इसका उपयोग भी हो रहा है और दुरुपयोग भी हो रहा है। देखो, कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज है, वहाँ लाभ है, वहाँ हानि है, और जहाँ हानि है वहाँ लाभ है। इसलिए इससे नहीं नकारा जा सकता कि लाभ ही लाभ है, हानि नहीं है। दोनों ही चीज है, साथ साथ हैं। अगर जीवन है तो मरण है, सुबह है तो शाम है, दिन है तो रात है, तो लाभ है तो हानि है। और व्यवसाय में ये साथ साथ है। इसीलिए एक टाफलर
एक विद्वान हुए हैं जिनको आल्विन आल्विन टाफलर कहा गया है। आल्विन टाफलर एक ये वैज्ञानिक हैं। इन्होंने संचार की जो ऐतिहासिक जो प्रगति है, संचार की ऐतिहासिक जो प्रगति है, उसके बारे में इसको 3 चरणों में इन्होंने 3 तरंगों में वर्णित किया है। पहली तरंग है प्रथम तरण, द्वितीय तरण और तृतीय तरण। ये तरंग 3 है, 3 चरण है। किनके द्वारा? इनके द्वारा, आल्विन टाफलर के द्वारा। ये एक तरह का अर्थ ही समझा रहा हूं मैं आपको, किसका? ICT का। अब देखिए इन्होंने 3 तरंगों में वर्णित किया है आल्विन टाफलर ने। अब प्रथम जो तरंग है वो क्या है? देखिए मैंने आपको ये बताया था सूचना क्रांति का युग कहा गया है। किसको? इसको 19वीं शताब्दी को। और इधर इन्होंने सबसे 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल इनके हो गया था। शुरू में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और 19वीं शताब्दी में तो ये सब आ गए थे। कंप्यूटर है, इंटरनेट है, उपग्रह संचार आदि। इसको सूचना क्रांति भी कहा गया है। 19वीं शताब्दी को क्या कहा गया है? सूचना क्रांति का युग कहा गया है। इसके बाद में देखिए जो सबसे पहले प्रथम जो तरंग बताई है आल्विन टाफलर ने, तो देखिए इन्होंने संचार के क्षेत्र में ऐतिहासिक जो प्रगति है उसको 3 चरणों में, ये ऐतिहासिक प्रगति है। प्रथम चरण क्या है? छोटे छोटे समूहों में आमने सामने मौखिक बात करना, संचार करना। आमने सामने, कक्षा कक्ष में है, अड़ोस पड़ोस में है, समूह महिला, ये क्या समाज में, मोहल्ले में, इनमें जो आपस में बैठते हैं, ये क्या है? आमने सामने बैठ करके मौखिक रूप से संचार करना, किसी के माध्यम से संचार भिजवाना, ये प्रथम तरंग थी। छोटे छोटे समूह में आमने सामने मौखिक संचार, ये पहला था। छोटे छोटे समूह में आमने सामने मौखिक संचार इन्होंने बांटा था। नंबर 1 प्रथम चरण। प्रथम तरण, चरण या तरंग, तरंग से या संचार से माध्यम है इसलिए। द्वितीय तरंग है मौखिक के साथ साथ में लिखित संचार, लिखित व्यवहार होने लग गया। मौखिक तो केवल मौखिक ही है, मुंह से बोल दिया, कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई किसी प्रकार का वो नहीं, कह दिया। लेकिन आमने सामने मौखिक के साथ में लिखित। अब लिखित में भी कौन कौन सी चीज आ गई? जैसे लिखित संचार, पत्र, डाक व्यवस्था, पत्र व्यवहार। इसके बाद में टेलीग्राम भेजते थे पोस्ट ऑफिस से। टेलीफोन मौखिक, और टेलीफोन में मैसेज वगैरह ये लिखित। जनसंचार और समाचार पत्र, पत्रिकाएं भी इसी में ही आती है लिखित में। समाचार पत्र, पत्रिकाएं ये भी एक संचार का माध्यम थी। और चलचित्र, चलचित्र का मतलब जैसे टेलीविजन पर, सिनेमा हॉलों में ये चलचित्र। उसके बाद में देखिए रेडियो, इसमें समाचार संचार वगैरह रेडियो से प्रसारण होते थे, व्यापार संबंधी, औद्योगिक संबंधी सभी रेडियो। उसके बाद में टेलीविजन, इसमें दोनों ही चीज आमने
इसमें मौखिक संचार भी और लिखित भी संचार और दृश्य। टेलीविजन में इसमें मौखिक तो है ही है, बोलना एवं देखना दोनों ही चीज। इसके बाद में इनका प्रयोग हुआ द्वितीय तरंग में। किसके द्वारा? आल्विन टॉफलर के द्वारा। संचार के क्षेत्र में जो ऐतिहासिक प्रगति हुई, इनको 3 चरणों में इन्होंने विभाजित किया। अब तृतीय जो चरण है वो इस प्रकार है। देखिए, कंप्यूटर का युग कहा गया है इसको, प्रारंभ इंटरनेट, कंप्यूटर का युग है ये, इंटरनेट उपग्रह संचार। तृतीय चरण जो वर्तमान में चल रहा है, तो इसमें कंप्यूटर युग है, इसमें इंटरनेट, ईमेल, उपग्रह संचार, सीडी, कंप्यूटर में चलती है सीडी, कंप्यूटर फ्लॉपी आदि से तार तथा कागज रहित संचार, मैसेज, तार एवं कागज रहित संचार है ये। तार, टेलीफोन में तो तार होते थे, लेकिन आजकल वर्तमान में कंप्यूटर में, मोबाइल में, इनमें तार नहीं होते हैं। कंप्यूटर का ही छोटा रूप मोबाइल। मोबाइल का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखा और कहीं भी चले गए, कहीं भी रख लिया। इसके बाद में जो कागज रहित संचार का योग का सूत्रपात हो गया। ना तो तार की आवश्यकता है और न ही कागज की आवश्यकता है, डायरी की आवश्यकता है कि जेब में रखी डायरी और निकाल के लिख लिया, ऐसा नहीं है। आजकल जेब में होना चाहिए मोबाइल, सारी चीज आपके संचार की आपके साथ है, जिसे संपूर्ण विश्व को एक विश्व ग्राफ में, ग्लोबल विलेज के नाम से इसको संज्ञा दी गई थी। विश्व ग्राम, वर्ल्ड विलेज, विश्व ग्राम वर्ल्ड विलेज के नाम की संज्ञा दी गई थी। संचार को एक ग्राफ में बांध लिया था, जिसको संपूर्ण विश्व को इसके बाद में जो विश्वव्यापी जो संचार है, इसकी स्थापना की गई थी। विश्वव्यापी संचार, इसकी स्थापना की गई थी। इसमें सूचना तथा सूचना प्रौद्योगिकी एक और आर्थिक एवं सामाजिक जो परिवर्तन की नई जो संभावनाएं, आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन की जो नई संभावना है, उनको जन्म दिया है। उसके बाद में सूचना एवं जो सूचना प्रौद्योगिकी की उन्नति ने देश की अर्थव्यवस्था को, देश की किसको? अर्थव्यवस्था को, और मानव जीवन की जो गुणवत्ता है, मानव जीवन की क्या है? गुणवत्ता, इस पर गहरा असर डाला है। मानव की गुणवत्ता पर इस पर क्या डाला है? बहुत ही गहरा असर डाला है, अपना प्रभाव दिखा दिया। और वह हर उद्यम का महत्वपूर्ण अंग बन गया संचार। वर्तमान में जो चल रहा है कंप्यूटर वगैरह, आजकल देखिए हर क्षेत्र में कंप्यूटर है। कोई भी ऐसा व्यवसायिक संस्थान नहीं है, या कोई भी ऐसा संस्थान नहीं है, या कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां कंप्यूटर न हो। कोई देश नहीं, कोई गांव नहीं। आजकल गांव गांव, ढाणी ढाणी में भी प्रसारण हो लगा है, इसका विस्तार होने लगा है कंप्यूटर का। ये मेरा आप लोग 19वीं शताब्दी की बात की, 20वीं शताब्दी की बात की। अब आता है 21वीं शताब्दी में। तो देखिए वर्तमान जो शताब्दी चल रही है, समय 21वीं शताब्दी में संचार का क्षेत्र का वर्चस्व रहेगा, और हो रहा है वर्चस्व सबसे ज्यादा 21वीं शताब्दी में। और इसमें कंप्यूटर है, रोबोटिक्स कंप्यूटर है,
रोबोटिक्स, दूरसंचार के विभिन्न माध्यमों, टेलीफोन, सेलुलर फोन, पेजिंग, उपग्रह संचार, ऑप्टिकल फाइबर आदि ने सम्मिलित रूप में संपूर्ण विश्व में, ऑल वर्ल्ड में सूचना क्रांति का सूत्रपात किया है। सूचना क्रांति का क्या किया है? सूत्रपात किया है। 21वीं शताब्दी में तो देखिए बहुत ही कुछ, इसको दोबारा समझिए। 21 शताब्दी में संचार में का जो वर्तमान में जो वर्चस्व हो रहा है वो कंप्यूटर के द्वारा हो रहा है और रोबोटिक्स के द्वारा हो रहा है। दूर संचार के जो विभिन्न माध्यम हैं, जैसे टेलीफोन है, सेल्यूलर फोन है, पेजिंग है, उपग्रह संचार है, ऑप्टिकल फाइबर आदि ने सम्मिलित रूप से, इन सभी ने मिलकर के संपूर्ण विश्व में सूचना क्रांति का सूत्रपात किया। और इसके साथ में ही सूचना जो प्रौद्योगिकी है संपूर्ण विश्व को भूमंडलीय कृत कर दिया। पूरे संसार को संचार के क्षेत्र में क्या कर दिया? भूमंडलीकृत कर दिया इस संचार ने, इस संचार ने। तो ये आपका आईसीटी का अर्थ। इसके बाद में ये अब आता है कंप्यूटर के बारे में, आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ये तो मैंने आपको इसकी लाभ हानि, जो भी इसके लाभ ही लाभ बताए, हानि तो खैर बाद में है, लेकिन इसकी आईसीटी का अर्थ अब आता है। इसके बाद में कंप्यूटर, कंप्यूटर ये कंप्यूटर, मोबाइल इसका छोटा रूप है। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के शब्द, अंग्रेजी भाषा का जो शब्द है कंप्यूटर से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना। कंप्यूटर का मतलब क्या होता है? गणना करना, काउंटिंग। यद्यपि कंप्यूटर में कंप्यूटर का प्रयोग विशेषतः गणात्मक, गुणात्मक नहीं, गणात्मक, गुणात्मक अलग है, गणात्मक कह रहा हूं, गणात्मक गिनती संबंधित कार्यों के लिए किया जाता था, परंतु इसका जो कार्य क्षेत्र बहुत अधिक बढ़ गया। गिनती के लिए किया जाता था, जैसे कैलकुलेटर, लेकिन कंप्यूटर का जो उपयोग हुआ वो गणना के लिए किया था, लेकिन इसका वर्चस्व बहुत अधिक फैल गया, इसका कार्य क्षेत्र इतना बढ़ गया। अतः कंप्यूटर का एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक ऐसी क्या है? डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक एक ऐसी क्या है? ये कंप्यूटर डिवाइस है। इस डिवाइस का दिए गए जो निर्देश सूत्र हैं उनका आधार सूचना संसाधित करती है। क्या करती है? सूचना संसाधित करती है, इसका मुख्य आधार। और कंप्यूटर के जो प्रमुख तकनीकी कार्य हैं वो चार ये हैं, चार कार्यों में इसको विभाजित किया गया है। पहला है डेटा का संकलन या निवेशन। पहला है डेटा का संकलन। डेटा का संकलन करना।
या निवेशन कहते हैं इसको, इसको निवेशन भी कहा गया है। निवेशन क्या? निवेशन डेटा तैयार करना या डेटा संकलन करना, निवेशन करना, डेटा का संचयन, यही डेटा का संचयन, डेटा का संचयन और डेटा का संसाधन, डेटा संसाधन, डेटा संसाधन, इसका उपयोग। इसके बाद में डेटा इंफॉर्मेशन का निर्गम, ये डेटा से संबंधित है। डेटा का इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का निर्गम, ये भी लिख सकते हैं, का निर्गम। ये कंप्यूटर में मुख्य रूप से 4 तकनीकी कार्य होते हैं, ये 4। तो कंप्यूटर का जो प्रयोग है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। कंप्यूटर का जो प्रयोग है, ये तो 4 इसके मैंने आपको कार्य बताए हैं। डेटा का संकलन एवं निवेशन, डेटा का संचयन एकत्रित करना, डेटा का संसाधन, डेटा को एक संसाधन के रूप में कार्य कर लेना, ये कंप्यूटर में ही है सभी। और डेटा इंफॉर्मेशन या का निर्गम। अब आता है कंप्यूटर का प्रयोग। देखिए, कंप्यूटर के साथ में काम करने वाले ये है विदित छात्र जो कितने भी उत्सुकता रखते हैं, कंप्यूटर के साथ में जो काम करने वाले छात्र हैं वो बहुत ही अधिक उत्सुकता रखते हैं। अब वो उत्सुकता क्या रखते हैं? देखिए, उत्साह के साथ में कार्यक्रम करते रहते हैं वो। आजकल तो ऑनलाइन जो क्लास चल रही है वो संचार इसी में ही है। देखिए, वर्तमान उदाहरण दे रहा हूँ, इसमें जो इस समय कोविड-19 के तहत स्कूल्स कॉलेज नियमित नहीं है, तो वहाँ देखिए आज इस नई तकनीक के द्वारा शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं बालक बालिकाएं। जो मैं ये वर्तमान में जो कार्य कर रहा हूँ, ये इसी का ही एक उदाहरण है, संचार का ही 21वीं शताब्दी का उदाहरण। देखिए, आप और मैं साथ साथ जुड़े हुए हैं इसके माध्यम से। ये भी एक वर्तमान जो उदाहरण है। आपका मेरा जो वर्तमान जो संबंध चल रहा है इस समय, वो इस संचार के माध्यम से चल रहा है। ये वर्तमान उदाहरण दे रहा हूं आपको मैं। इसके बाद में देखिए, चुनौतीपूर्ण कार्यक्रम के द्वारा छात्रों के मध्य जो प्रेरणा पैदा की जाती है, जो वर्तमान में आपको मैं ऐसी प्रेरणा पैदा कर रहा हूं। कंप्यूटर कार्यक्रम के द्वारा सीखने में कभी भी किसी प्रकार की कोई नीरसता नहीं होती है, नीरस नहीं होता है बिल्कुल भी। कंप्यूटर पे चाहे कितना भी कार्य करवा लो, लेकिन नीरसता नहीं आती है। इसीलिए आपका मेरा जो वर्तमान में जो संबंध चल रहा है वो संचार के माध्यम से चल रहा है। और दूरवर्ती जो शिक्षा में कंप्यूटर के उपयोग की कुछ परिस्थितियां निम्नलिखित है। दूरस्थ जो शिक्षा, आप अपने घर बैठे हैं, मैं या कॉलेज से आपको ऑनलाइन अपना ये प्रस्तुतिकरण दे रहा हूं। समावेशी विद्यालय बनाना इस कोविड-19 के तहत, इनको देखते हुए। इसमें देखिए, अब आता है कंप्यूटर के द्वारा जो अध्ययन की प्रक्रिया है। कंप्यूटर के द्वारा
जो अध्ययन की प्रक्रिया है वो व्यक्तिक भिन्नता को ध्यान में रखा जाता है। व्यक्तिक जो भिन्नता है उसको ध्यान में रखा जाता है कंप्यूटर के द्वारा। इसके बाद में देखिए, दूरवर्ती छात्र को एकाकी स्वभाव को कम करता है। जो दूरवर्ती छात्र हैं उनका जो एकाकीपन है, अकेलापन है, उसको ये कंप्यूटर दूर करता है। ये एक एकाकी जो व्यक्ति है, छात्र है, उसका एक सच्चा मित्र का कार्य करता है। ये अकेलापन महसूस नहीं करने देता है। जब भी बोरियत महसूस करते हैं कंप्यूटर पर बैठ जाते हैं और कंप्यूटर पर अपना ध्यान आकर्षित करके अपना आनंद लेते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, अपने एकाकीपन को दूर करते हैं। कंप्यूटर पर आधारित जो अध्ययन है वो मितव्ययी ही होता है। यह होता है मितव्ययी कि बार बार में कोई चीज खरीदनी थोड़ी है। किताब तो मान लो आपको एक राइटर की नहीं, दूसरे राइटर की, तीसरे की खरीदनी होती है। कंप्यूटर पे तो मान लो मैं इस समय आपको ऑनलाइन लेक्चर दे रहा हूं इस समय, और इसको आप मोबाइल के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से आप वहां ग्रहण कर रहे हैं। तो एक ये मितव्यता है। इसके बाद में जो कंप्यूटर के द्वारा छात्रों की जो अध्ययन गति है उसका अनुसरण किया जाता है। कंप्यूटर के माध्यम से छात्रों की जो अध्ययन गति है, कंप्यूटर में बैठता है बालक, कंप्यूटर जैसा ही माइंड हो जाता है उसका, क्योंकि उसके प्रभाव में आ जाता है। तभी तो कहते हैं बहुत एक्सीलेंट है, बहुत टैलेंट है। इसके बाद में देखिए उसके द्वारा समस्या का समाधान उसके द्वारा समस्या का क्या किया जाता है? समाधान भी किया जाता है। कंप्यूटर के द्वारा छात्र का समाधान भी किया जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस आमने सामने प्रेस के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से वार्ता अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, दूसरे विचारों को आप समस्या समाधान करते हैं। तो इसके लिए भी कंप्यूटर की अध्ययन गति है। लेकिन आप कहोगे साहब कंप्यूटर तो जो नेत्र वाले हैं, दृष्टि वाले हैं, उनके लिए तो कार्य करेगा, लेकिन हमारे ऐसे साथी भी हैं जो दृष्टि बाधित हैं, नेत्रहीन हैं, उनके लिए कैसे कार्य करेगा? तो इसके लिए भी मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, देखिए जो आईआईटी खड़गपुर जो इंजीनियरिंग के छात्र हैं वो इस तरह का एक हार्डवेयर तैयार किया है उन्होंने। आईआईटी खड़गपुर का जो इंजीनियरिंग के छात्र हैं उन्होंने ऐसा हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर तैयार करने में सफलता प्राप्त की है। आईआईटी खड़गपुर के इंजीनियर के छात्रों ने, जो नेत्रहीन, दृष्टिबाधित जो छात्र हैं, व्यक्ति हैं, उनके लिए वो जिसकी मदद नेत्रहीन की भी कंप्यूटर की तरह कंप्यूटर पर कार्य कर सकते हैं, ऐसा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तैयार किया है आईआईटी खड़गपुर के छात्रों ने। इसके बाद में जो नेत्रहीन भी कंप्यूटर पर एक साधारण व्यक्ति की तरह कंप्यूटर पर कार्य कर सकते हैं। इसके लिए बधाई, धन्यवाद। और इसे ब्रेल ट्रांसक्रिप्शन 10 ब्रेल ट्रांसक्रिप्शन 10 का नाम दिया गया है, जो नेत्रहीन के लिए होता है, दृष्टिहीन के लिए होता है।
ब्रेल ट्रांसक्रिप्शन 10, ब्रेल ट्रांसक्रिप्शन 10 जो दृष्टिहीन, नेत्रहीन, दृष्टि बाधितों के लिए कार्य करता है, इसका नाम दिया गया है। और इसमें कंप्यूटर की कीबोर्ड भी ब्रेल लिपि में होता है। कंप्यूटर जो कीबोर्ड होता है ना, वो भी ब्रेल लिपि में ही होता है सूरदासों के लिए। और इस तरह उसमें उभरे हुए डॉट अक्षरों के रूप में होगा जो आसानी से अपना कार्य कर सकते हैं, आसानी से अपना क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। इसलिए समय और इसको देखते हुए मैं आपको नेत्रहीन कंप्यूटर और इसके बारे में जो बताया है ये चल रहा है। इसके बाद में मैं आपको आगे और बताऊंगा, लेकिन अब समय अभाव के कारण, समय की मर्यादा को देखते हुए मैं अपने इस टॉपिक को यहीं विराम देता हूं। आपके लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।